सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति होंगे। एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन ने इंडिया कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों के अंतर से हराया है। मंगलवार को हुए मतदान में 788 में से 767 वोट सांसदों ने वोट डाला। राधाकृष्णन को 452 वोट और सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। 15 वोट अमान्य करार दिए गए। चुनाव में कम से कम 14 विपक्षी सांसदों के एनडीए के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की अटकलें हैं। दरअसल एनडीए के पास 427 सांसद थे। वाईएसआर कांग्रेस के 11 सांसदों ने राधाकृष्णन को समर्थन दिया था। इन्हें जोड़कर 438 वोट ही बनते हैं, लेकिन राधाकृष्णन को 14 ज़्यादा यानी 452 वोट मिले हैं। भाजपा का दावा है कि विपक्षी दलों की तरफ से 15 क्रॉस वोटिंग भी हुई और कुछ विपक्षी सांसदों ने जानबूझकर अमान्य वोटिंग डाले हैं। वोटिंग के बाद विपक्ष ने अपने सभी 315 सांसद एकजुट होने का दावा किया, हालांकि नतीजों में ऐसा नहीं दिखा। राधाकृष्णन अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में 2 बार कोयम्बटूर से सांसद रहे। वह एक बार केंद्रीय मंत्री बनने के बहुत करीब थे, लेकिन एक बार जैसे नाम के कारण पार्टी प्रबंधकों से चूक हुई और एक अन्य नेता पोन राधाकृष्णन को पद सौंप दिया गया। भाजपा दक्षिण से उपराष्ट्रपति चेहरा लाई है, जिससे सेंटिमेंट बने। भाजपा का दक्षिण का राजनीति पर फोकस है, क्योंकि पार्टी वहां पर कमज़ोर है। एकमात्र राज्य आंध्र प्रदेश है। यहाँ टीडीपी के साथ मिलकर भाजपा ने एनडीए की सरकार बनाई है। कर्नाटक तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। तमिलनाडु में डीएमके और केरल में लेफ्ट की सरकार है। ऐसे में भाजपा की नज़र राधाकृष्णन के जरिए अपनी राजनीतिक स्थिरता और मजबूत करने की है। 2026 में तमिलनाडु केरल में विधानसभा चुनाव है। तमिलनाडु में 2026 में विधानसभा चुनाव होगा। इस बार भाजपा की नज़र वोट शेयर बढ़ाने पर होगी। 2021 में 20 सीटों पर चुनाव लड़कर 4 सीटें जीती थी। पार्टी का वोट शेयर केवल 2.6% ही रहा था। केरल में 140 सीटों पर 2026 में विधानसभा चुनाव होगा। मौजूदा विधानसभा में भाजपा का कोई सदस्य नहीं है। 2021 में हुए चुनाव में भाजपा एक सीट भी जीत नहीं पाई। इस बार के चुनाव में भाजपा को खाता खोलने की उम्मीद होगी, क्योंकि केरल जो है वो बहुत पढ़ा लिखा प्रदेश है। उपराष्ट्रपति चुनाव में विचारधारा के आधार पर पड़े वोट। उपराष्ट्रपति चुनाव इस बार विचारधारा आधारित रहा। आमतौर पर इस तरह के चुनाव में भाषा या क्षेत्र पहचान भी असर डालती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। एनडीए कैंडिडेट राधाकृष्णन को तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी डीएमके ने एक भी वोट नहीं दिया, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार रेड्डी तेलुगु भाषी होने के बावजूद आंध्र प्रदेश की टीडीपी और वाईएसआर सीपी ने भी वोट नहीं दिया। दोनों कैंडिडेट को उनके अपने राजनीतिक ब्लॉक यानी एनडीए और इंडिया के वोट मिले हैं। तमिलनाडु में अगले साल चुनाव है, लेकिन डीएमके ने राधाकृष्णन को वोट न देकर यह संदेश दिया कि जो भी पार्टी एनडीए के साथ है वह तमिलों के साथ जरूरी नहीं है। वहीं टीडीपी के एक नेता ने कहा, हिप न होने के बाद भी एनडीए को वोट देने का मतलब साफ है कि सत्ताधारी और विपक्षी पार्टी के नेतृत्व की संगठन पर मजबूत पकड़ है। बीजेडी और बीआरएस जैसी पार्टियां ने इस चुनाव में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उनके सांसद भी पार्टी के फैसले के अनुसार वोट देने में बंधे रहे। राधाकृष्णन की जीत पर रिएक्शन। हार के बाद सुदर्शन रेड्डी ने कहा, आज सांसदों ने भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में अपना फैसला सुना दिया है। मैं लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में अटूट विश्वास के साथ इस परिणाम को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूं। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को उनके कार्यकाल की शुरुआत के लिए शुभकामनाएं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, यह एक चुनाव से कहीं बढ़कर था। यह विचारधारा की लड़ाई थी। हमें उम्मीद है कि नए निर्वाचित उपराष्ट्रपति संसदीय परंपराओं के मूल्यों को बनाए रखेंगे, विपक्ष के लिए समान स्थान और सम्मान सुनिश्चित करेंगे और सत्ताधारी दल के दबाव में नहीं आएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, राधाकृष्णन जी को 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव में विजयी होने पर बधाई। उनका जीवन सदैव समाज सेवा और गरीबों व वंचितों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित रहा है। मुझे विश्वास है कि वह एक बार बेहतर उपराष्ट्रपति होंगे, जो हमारे संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, राधाकृष्णन जी को बधाई है। सार्वजनिक जीवन में दशकों के समृद्धि अनुभव से राष्ट्र को महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। आपके सफल और प्रभावशाली कार्यकाल के लिए मैं शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। अब जानिए नए उपराष्ट्रपति बनने वाले सीपी राधाकृष्णन के बारे में। 16 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़े थे। सीपी राधाकृष्णन का पूरा नाम चंद्रपुरम पोनासामी राधाकृष्णन है। वह 16 की उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़े हुए हैं। राधाकृष्णन ने 1974 में भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी समिति के सदस्य बने हैं। 2 बार कोयम्बटूर से सांसद तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष रहे हैं। राधाकृष्णन ने 1998 और 1999 में कोयम्बटूर लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीता। 1998 में उन्होंने 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज की।
1999 में भी वह 55,000 वोटों से जीते। राधाकृष्णन एक बार केंद्रीय मंत्री बनने के बाद बेहद करीब थे, लेकिन एक बार जैसे नाम के कारण पार्टी प्रबंधकों से चूक हुई और एक अन्य नेता पवन राधाकृष्णन को उस पद सौंप दिया गया। इसके बावजूद उन्होंने शिकायत नहीं की और संगठन में सक्रिय रहे। राधाकृष्णन ने 2004 से 2007 तक तमिलनाडु के भाजपा अध्यक्ष रहे और 19,000 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा निकाली। इसमें नदियों को जोड़ने, आतंकवाद खत्म करने, समान नागरिक संहिता लागू करने और नशे के खिलाफ आवाज़ उठाई। 2020 में 2022 तक में भाजपा के केरल प्रभारी रहे। संयुक्त राष्ट्र से भारत का प्रतिनिधित्व किया। 2004 में वह संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के हिस्से के रूप में शामिल हुए और ताइवान गए। पहले संसदीय दल के सदस्य भी रहे। 2016 में उन्हें कोच्चि स्थित कायर बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। उनके कार्यकाल में भारत का कायर निर्यात रिकॉर्ड 2532 करोड़ रुपए तक पहुंचा।